आज जम्मू कश्मीर की कर लेते हैं, जहां 26 विधानसभा सीटों पर आज सुबह से ही वोटिंग जारी है। ये बताता है कि धारा 370 हटने के बाद से ही घाटी में शांति और विकास की लहर है। सुबह से ही वोटर्स बढ़ चढ़कर वोटिंग की प्रोसेस में हिस्सा ले रहे हैं। ये मोदी का प्लान ही तो था, जिसको एग्जीक्यूट करने में भले ही 10 सालों का लंबा वक्त लग गया हो, लेकिन अब घाटी में जिस तरह से लोकतंत्र के महापर्व को लेकर उत्साह देखा जा रहा है, उससे आतंकियों और उनकी हिमायत करने वालों की टेंशन बढ़ गई है, क्योंकि अब घाटी में विकास की नई कहानी लिखी जा रही है। इसलिए तो हम कह रहे हैं कि घाटी में अब बंदूक वाले गणतंत्र नहीं, बल्कि वोटिंग वाले गणतंत्र की तकदीर लिखी गई है। सुबह से ही मतदान जारी है, वोटर्स में भारी उत्साह उमंग है। अलग अलग जगहों से तस्वीरें हम आपको टीवी स्क्रीन के माध्यम से दिखा भी रहे हैं, और देखिए ये चंद तस्वीरें आपके सामने रखते हुए घाटी में बडगाम हो, श्रीनगर हो, कटरा हो, राजौरी हो, गांदरबल हो, पुंछ, मेंढर, उधमपुर, ये वो इलाके हैं जहां पर किसी समय में ये सोचा नहीं जा सकता था कि यहां पर वोटर्स वोटिंग के लिए निकलेंगे। खासतौर से श्रीनगर में यह भी कहा जाता था कि तिरंगा नहीं फहराया जा सकता, लेकिन आज लाल चौक पर तिरंगा भी फहरता है। 15 अगस्त और 26 जनवरी भी मनाई जाती है। इसी तरह अलग अलग आज पोलिंग बूथ्स पर लोगों की लंबी कतारें देखने को मिली है। खासतौर से महिलाएं लगातार बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रही हैं। पहले फेज में भी हमने देखा था कि महिलाओं ने जम्मू कश्मीर की तकदीर बदलने के लिए अपने उत्साह को दिखाया, और आज भी तस्वीरें वैसी ही आई। वोटिंग के दूसरे फेज की ये बड़ी तस्वीर है, और इन्हीं बड़ी तस्वीरों के साथ अब इस खबर के मायने क्या है, पक्ष क्या कहता है, विपक्ष क्या कहता है, इसकी तरफ चलने की कोशिश करते हैं। पक्ष में मेरे सहयोगी शिवम दत्त मेहता अब आपको बताएंगे कि आखिर जम्मू कश्मीर में दूसरे फेज में हो रहे चुनाव और चुनावों से जुड़ी हुई ये तस्वीर क्या कहती है पक्ष के परिदृश्य में। चलिए, धन्यवाद लावनी। तो पक्ष बता देता हूं। देखिए, बेहद खूबसूरत तस्वीरें जम्मू कश्मीर से सामने आ रही हैं। करीब 2.5 मिलियन मतदाता 239 उम्मीदवारों के भाग्य का फैसला करने वाले हैं। ऐसे में ये देख लेना इंपॉर्टेंट हो जाता है कि आज जब मतदान हो रहा है तो कौन कौन सी हॉट सीट्स पर उम्मीदवारों की किस्मत दांव पर लगी है। आइए आपको ग्राफिक्स के माध्यम से इसे समझाने का प्रयास करते हैं कि कौन सी प्रोफाइल इंपॉर्टेंट है, कौन सी प्रोफाइल जो है हाई प्रोफाइल सीट है। आइए ग्राफिक्स में आते हैं। गांदरबल की बात आपको करें, उमर अब्दुल्ला एनसी से वर्सेस बशीर अहमद मीर पीडीपी से, और फिर सर्जन अहमद बागे निर्दलीय। फिर नौशेरा की बात करें, रविंद्र रैना, ये मुख्य सीट के बारे में। नौशेरा बीजेपी वर्सेस सुरेंद्र कुमार चौधरी एनसी वर्सेस हक नवाज पीडीपी। फिर लाल चौक से शेख एहसान अहमद एनसी वर्सेस जुहैब यूसुफ मीर पीडीपी वर्सेस एजाज हुसैन रादर बीजेपी के। तो ग्राफिक्स के माध्यम से आप समझिए कौन से सीट्स यहां पर हाई प्रोफाइल है, जैसे कि आपकी टीवी स्क्रीन पर ये चल रहा है। तो अब ये टक्कर जो है वो कड़ी होने वाली है। ग्राफिक्स के माध्यम से आपको हमने ये बताया कि कौन सी प्रोफाइल सीट हाई प्रोफाइल सीट है, वो आपने देखा यहाँ पर इंपॉर्टेंट सीट्स के, और टक्कर किस किस के बीच में है। नौशेरा की बात करते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। अब की बार जनता किन मुद्दों को लेकर वोट करेगी वो भी आपको बता देते हैं ग्राफिक्स के माध्यम से। कौन से वो मुद्दे होने वाले हैं जिसको लेकर जनता आज वोट करने वाली है। ठीक है, ये लीजिए। विकास, महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, सुरक्षा और आतंकवाद, अनुच्छेद 370 और पूर्ण राज्य की बहाली, ये मुख्य मुद्दे हैं चुनाव के, जो वहां की जनता जिसके लिए वोटिंग कर रही है। पूर्ण राज्य की बहाली भी एक मुद्दा है। अब सुन लेते हैं कि लोकतंत्र के इस महापर्व के दौरान जब वोटिंग जबरदस्त देखने को मिल रही है तो उम्मीदवारों ने क्या कुछ कहा है। आपको प्रतिक्रियाएं सुनाते हैं, उसके बाद को फिर विपक्ष भी समझाएंगे। विकास, बहुत धन्यवाद। आज दूसरे दौर का मतदान है, और मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि जबरदस्त वोटिंग होगी, नए वोटिंग के रिकॉर्ड्स बनेंगे। ये हमारे लोकतंत्र के लिए बहुत खुशी की बात है। मैं जम्मू कश्मीर की जनता से निवेदन करता हूं कि दिल खोलकर मतदान करें, बिना भय, राग और द्वेष के मतदान करें। लोकतंत्र की मजबूती के लिए मतदान करें। देखिए, सबसे पहले आज लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व, सबसे बड़ा फेस्टिवल, जिसमें लोग 10 साल के बाद अपने मतदान का उपयोग कर रहे हैं। मैंने पोलिंग स्टेशन चेक किए, अभी हाई सेकेंडरी स्कूल में पिंक पोलिंग स्टेशन है, और बड़ा अच्छा लोगों में जज्बा है, और लोग वोट डाल रहे हैं। मैं लोगों से अपील करता हूं कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में मतदान करें, अपने मतदान का सही उपयोग करें, और
फैसला करें, क्योंकि लोग ही सर्वोपरि हैं। विकास के लिए वोट डालें, उनको जिस तरह भी है अपना वोट डालें, और रजौरी के विकास के लिए, रजौरी के अमन और भाईचारे के लिए, रजौरी की बेहतरी के लिए उनसे मैं अपील करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा मतदान में वोट करिए। ये तो बड़ी खुशी की बात है कि यहाँ के आवाम को 10 साल के बाद अपना जमहूरी हक मिल रहा है और वो अपनी मनपसंद हुकूमत बनाएंगे। जैसा कि सबको मालूम है कि पिछले 10 साल से यहाँ के आवाम बड़ी मुश्किलात का सामना कर रहे हैं, बड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं। इंशाअल्लाह अब अच्छे दिन आ रहे हैं उनके लिए, अपनी हुकूमत बनेगी और उनको एक अच्छा फोरम मिलेगा अपनी बात करने का। तो आइए विपक्ष की बात कर लेते हैं, जहां घाटी में लोकतंत्र की जीत का जश्न है, यानी चुनाव आज चल रहा है, सेकंड फेज की वोटिंग है। तो इसी बीच विपक्ष भी कहीं ना कहीं अपनी सियासी खिचड़ी पकाने की पूरी तरह से तैयारी में व्यस्त नजर आ रहा है। अभी कुछ दिनों पहले ही विपक्ष ने आरोप लगाया था कि घाटी में चुनाव प्रक्रिया ठीक से नहीं हो रही है। तो आज फिर कई देशों के राजनयिक जब चुनावी बूथों पर निरीक्षण करने के लिए पहुंचे हैं, उनको समझने के लिए घाटी में किस तरह से इलेक्शन चल रहे हैं उसको देखने के लिए पहुंचे हैं, तो अब वहां के हालात क्या हैं, आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि दरअसल पूरा मामला क्या है। राजनायकों का दौरा है जिससे विपक्ष जो है वो भड़का नजर आ रहा है। क्यों राजनीतिक जो राजनायिक हैं वो क्यों वहां पहुंचे, इसका क्या कारण है वो भी आपको बताएंगे। तो देखिए 15 देशों के 16 राजनायकों का ये दौरा है, जहां अगर हम समझने की कोशिश करें तो मतदान की प्रक्रिया की देखरेख करना इनका मकसद है। वहां समझना है कि किस तरह से वोटिंग हो रही है। और हमने जब सुबह देखा था कि सभी पोलिंग बूथ्स पर पहुंचे थे तो एक एक टेबल पर जाके समझ रहे थे प्रक्रिया क्या है, लोगों से बातचीत कर रहे थे। अब इस पर आखिर विपक्ष क्यों भड़का है ये भी जानना बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है। तो सबसे पहले समझते हैं, राजनायकों के दौरे से चुनावी पारदर्शिता पर खतरा उनको लगता है। विपक्ष के तमाम नेता और यही बात उमर अब्दुल्ला साहब कहते भी नजर आए। पिकनिक की तरह घूमने आए हैं राजनायकों के दौरे से कुछ नहीं होने वाला है। आइए इसी बीच सुन लेते हैं कि उमर अब्दुल्ला ने इस मामले पर क्या कुछ टिप्पणी दी है। जो है अपने वोट का इस्तेमाल करें। अब मुझसे बार बार पूछा जाता है कि हमारी क्या उम्मीदें हैं, हमारी क्या एक्सपेक्टेशंस हैं। कोई भी उम्मीदवार हारने के लिए इलेक्शन नहीं लड़ता। तो हमारे एक्सपेक्टेशंस यही हैं कि आज ज्यादा से ज्यादा वोट जो हैं नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवारों को पड़ेंगे। जहां नेशनल कॉन्फ्रेंस के उम्मीदवार नहीं हैं वहां कांग्रेस के साथ हमारे अलायंस के तहत कांग्रेस के उम्मीदवार को जो है वोट मिलने चाहिए। और उम्मीद ये की जा रही है कि 8 अक्टूबर के बाद अक्सरियत हमारी होगी और नेशनल कॉन्फ्रेंस कांग्रेस की यहाँ पे अलायंस गवर्नमेंट जो है। तो चुनाव के अपडेट्स लगातार हम आपको दिखाते रहेंगे सुदर्शन न्यूज। प्रदेश की अब हम बात करने वाले हैं, जहां बलरामपुर में उतरौला सीट से 2 बार विधायक रहे समाजवादी पार्टी के नेता आरिफ अनवर हाशमी के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। ईडी ने उनकी 21 अचल संपत्तियों को जब्त कर लिया है, जिनकी कीमत करीब 8.24 करोड़ रुपए बताई जा रही है। इन संपत्तियों में आवासीय फ्लैट, कृषि भूमि और वाणिज्यिक भूमि शामिल है, जो लखनऊ, बलरामपुर और गोंडा में स्थित है। दरअसल पूर्व सपा विधायक आरिफ अनवर हाशमी पर कई मामलों में आरोप है, जिनमें आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी और छल जालसाजी जैसे मामले शामिल हैं। उन्हें उत्तर प्रदेश गैंगस्टर एक्ट के तहत गैंगस्टर भी घोषित किया गया है। अब ऐसा पहली बार नहीं है कि अखिलेश के कोई विधायक ऐसे शिकंजे में फंसे हों। इससे पहले भी कई नेता जो सपा के रह चुके हैं, जिन पर इसी तरीके के संगीन आरोप लग चुके हैं। अब आपको इस खबर से जुड़ा हुआ पक्ष और विपक्ष भी समझाते हैं। इस खबर के पक्ष को जानने के लिए चलते हैं मेरे सहयोगी शिवम दत्त मेहता के पास। बिल्कुल लावनी, तो जहां तक खबर के पक्ष के बारे में बात करें तो पता चलता है आरिफ अनवर हाशमी 1984 से ही अवैध भूमि अधिग्रहण और कब्जों में शामिल है। वहीं इससे पहले कुशीनगर जिले में पुलिस ने नकली नोट चलाने वाले गैंग पर शिकंजा कसा है। इस बीच आपको अब ग्राफिक्स के जरिए बता देते हैं, ईडी ने जब सपा नेता पर शिकंजा कसा तो किस तरीके की कार्रवाई की गई है। चलते हैं ग्राफिक्स की ओर। देखिए, पूर्व एसपी विधायक पर ईडी का शिकंजा। यहां पर 8 करोड़ 24 लाख की 21 अचल संपत्तियां जब्त हुई हैं। कहां जब्त हुई हैं वो भी आपको बता देते हैं।
लखनऊ में बलरामपुर गोंडा में ये कार्रवाई हुई है, जिनमें आवासीय फ्लैट शामिल हैं। कृषि वाणिज्यिक भूमि जब्त हो चुकी है। आपराधिक साजिश, ये देखिए आरोप भी आपको बता दें, आपराधिक साजिश, धोखाधड़ी, जालसाजी का आरोप इनके ऊपर है। अब अखिलेश अपने इन्हीं विधायकों की करतूतों पर पर्दा डालने की कोशिश भी करते हुए नजर आएंगे। एक्शन पर सवाल भी वो खड़े करेंगे, तो आप सोचिए। लेकिन इससे पहले आपके लिए ये जान लेना जरूरी है कि इन सपा वालों की लाल टोपी में आखिर कितने काले छेद हैं। तो ग्राफिक्स में आप देखिए, ये मोहित खान पर नाबालिग से रेप का आरोप है। ये जो सपा के नेता हैं, सपा से संबंधित लोग हैं, जिन पर अपराध करने का आरोप है। तभी तो कहते हैं कि भाई टोपी पर जो सवाल उठाया जाता है। अब नवाब सिंह यादव पर नाबालिग से रेप का आरोप, डीएनए तक मैच। यहां पर अब आगे बढ़ते हैं, भदोही की बात करते हैं। जाहिद बेग पर नाबालिग लड़की को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। ये भी समाजवादी पार्टी के तमाम नेता जो हैं इस बार लाइन से अपराध में शामिल यहां पर नजर आ रहे हैं। वीरेंद्र बहादुर, महिला से रेप का आरोप वीरेंद्र बहादुर पर। तो ये सोचिए, प्रोफाइलिंग इनकी देखिए किस तरीके से समझ में आ रही है। तो जितने आरोप सपा नेताओं पर लगे हैं, लोगों को संदेह होने लगा है कि भाई पार्टी के नेता हैं या कोई दुर्दांत अपराधी। खैर, राजनीति अपनी जगह है और कानून अपनी जगह। आइए अब इस खबर के विपक्ष के बारे में जानकारी लेते हैं मेरे सहयोगी विकास से। अब जब बात विपक्ष की हो रही है तो आपको यह भी बताते हैं कि बीजेपी ने शुरू से ही सपा नेताओं के काले कारनामों को लेकर हमलावर बीजेपी नजर आ रही है। और हो भी क्यों ना, आखिर ये उनका काम जो है। खैर, इधर सपा नेता के घर ईडी की छापेमारी हुई है, उधर बीजेपी ने अखिलेश को जमकर घेरना शुरू कर दिया है। कल भी जब नकली नोटों का रैकेट का भांडाफोड़ हुआ था तो उसमें सपा नेता का नाम आया था। तो तब बीजेपी के नेताओं ने क्या कुछ कहा था, वो भी आपको सुनवा देते हैं। अखिलेश यादव की सरकार रही थी तो माफियाओं की सरगना के रूप में, तो स्वाभाविक है उनका रिश्ता अभी भी माफियाओं से जुड़ा है। और इसीलिए वो जब भी किसी अपराधी पर कड़ी कार्रवाई होती है तो उनको तकलीफ होती है। भाजपा कभी चुप नहीं रहती है, ये राहुल गांधी चुप रहते हैं। जबकि बंगाल में होता तो उनकी जुबान बंद होती है, बांग्लादेश पर जुबान बंद होती है। लेकिन नवादा में घटना घटती है, उत्तर प्रदेश में, तो उनकी जुबान खुल। हर मामले में सपा नेता क्यों आ रहे हैं? अयोध्या में रेप कांड में सपा नेता, कन्नौज में रेप कांड में सपा नेता, मऊ के रेप कांड में सपा नेता, अब नकली नोट वाले में भी सपा नेता। हर काम सपा नेता करते हैं।